मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। दोस्तों, इस न्यूज़ के वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने घरों में जरूर सुने, अपने माता बहनों, भाई बहन, माता पिता सबको सुनाएं। एक बहुत ही एक जिस्ट होता है जिसको अगर आप ध्यान से सुने। बी ए गुड लिसनर, गौतम बुद्ध ने बोला था सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब गुड लिसनर बनिए आप। अच्छा लिसनर अगर बनेंगे तो बहुत काम का आएगा। ठीक है, तो इसे सुनिए और ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जानकारी आपको मिलेंगी। आपते जुगति प्राणे, प्राणे पान तथा परे, प्राणापान गति रुद्रवा, प्राणायाम प्रयाण अपरे निहातरा, प्राणन प्रौढ़ोस जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए ध्यास को रोकते रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण से ही आहुति देते हैं। इस श्लोक को मैंने भगवत गीता से लिया है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बिफोर स्टार्टिंग, आप लोगों से मैं एक चीज़ शेयर करूंगा। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। ये कभी नहीं कहें आप गलत हैं। इस कोट को मैंने लिया है डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, समय मिले जरूर पढ़ें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज आर तिब्बती कमांडो के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राम माधव चीन को संदेश। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के दौरान शहीद हो गए थे। एसएफएफ के कमांडो नईमा तेंजिन, नईमा तेंजिन, नईमा तेंजिन, नईमा तेंजिन, नईमा तेंजिन। मैं रत्नभूषण नईमा तेंजिन को शत शत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। पूर्वी लद्दाख में ऑपरेशन ब्लैक टॉप के दौरान शहीद हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नईमा तेंजिन के सोमवार को अंतिम संस्कार में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तिब्बती समूह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी शामिल हुए। करीब 58 साल से भारत में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भारतीय सेना ने पहली बार सार्वजनिक किया है। इसे चीन के प्रति भारत की नीति में आए आक्रामक बदलाव का नतीजा बताया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद ट्विटर पर लिखा, ऐसे बहादुर सिपाहियों के बलिदान से ही भारत तिब्बत सीमा पर शांति बहाल होगी। यही सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि बाद में राम माधव ने अपने ट्वीट को हटा दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी ने चीन और तिब्बत के मुद्दों पर भारत की बदलती आक्रामक नीतियों को पुष्टि कर दी। इसके अलावा भारत ने चीन को संकेत दिया या कश्मीर मुद्दे पर अनावश्यक हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान का समर्थन करने से परहेज करे, अन्यथा तिब्बत के मुद्दे पर भारत भी चीन को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। ब्लैक टॉप पर कब्जे के दौरान शहीद हुए थे तेंजिन। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी कमांडर नईमा तेंजिन, मैं इनका बार बार नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। नईमा तेंजिन गत सप्ताह ऑपरेशन ब्लैक टॉप में शामिल थे। पैगोंग झील के दक्षिण में स्थित ब्लैक टॉप पहाड़ी पर कब्जा करने के दौरान वह साथियों संग चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उसी दौरान एक बारूदी से उनकी चपेट में आकर वह शहीद हो गए। बता दें कि तेंजिन का परिवार लेह के बाहरी क्षेत्र चौगल मसर में स्थित तिब्बती कॉलोनी में रहता है। सोमवार को तेंजिन के अंतिम संस्कार से पहले शहीद को एसएफएफ के जवानों ने अंतिम सलामी दी। इसके अलावा चीन सेना के अधिकारियों और राम माधव ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भेंट दिए। इसके बाद भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय और विकास रेजिमेंट के जय घोष के बीच शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। क्या है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स? 58 साल पुरानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ भारतीय सेना के उन विशिष्ट कमांड दस्तों में से एक है जिन्हें सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। सेना में भी हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। एसएफएफ में शुरुआत में मुख्य तौर पर भारत में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों को ही शामिल किया जाता है। बाद में इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के नागरिकों को भी भर्ती किया जाने लगा। एसएफएफ उच्च पर्वतीय इलाकों में युद्धक गतिविधियों में विशेषता रखती है। 7 वाहिनियों पर आधारित स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में करीब 3500 जवान और अधिकारी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी
डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर DRDO को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने स्क्रैमजेट इंजन विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा होगी। आज हम बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने HSTDV का विकास किया और हाइपरसोनिक propulsion तकनीक पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO ने सोमवार सुबह 11:03 बजे उड़ीसा के बालासोर तट के पास व्हीलर द्वीप पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने इसे महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिन्होंने इस तकनीक का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने कहा परीक्षण के दौरान HSTDV ने ध्वनि से 6 गुना तेज गति यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार हासिल की और 20 सेकेंड तक हवा में रहा। इस तकनीक से भारत दुनिया के उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता है। अभी यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है। 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल संभव। भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता विकसित हो गई। आत्मनिर्भर भारत। अगले 5 सालों में भारत स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। चीन से आयात पर अंडर बिलिंग का खेल रोकना बड़ी चुनौती। सरकार ने 31 अक्टूबर तक सीमा शुल्क निष्पादन से जुड़ी प्रक्रिया को फेसलेस करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि ऐसा करने से पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही अंडर बिलिंग के खेल पर लगाम लगाना भी संभव होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन से आने वाली वस्तुओं के अंडर बिलिंग रोकना इतना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चीन के साथ कस्टम डाटा शेयर करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में चीन 100 रुपये के माल को भारत में 60 रुपये बताकर लाने पर तभी रोक लगा जा सकती है जब निर्यात घोषणा पत्र पेश करना अनिवार्य किया जाएगा। कस्टम विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई भारतीय चीन के किसी विक्रेता से माल खरीदता है, इसका मतलब ये हुआ कि चीन के उस विक्रेता ने भारत के खरीदार को निर्यात किया है। भारत में इस माल को लाने के दौरान चीन के उस निर्यातक का घोषणा पत्र पेश करना होगा उसने भारतीय आयातक को किस राशि में अपना माल बेचा है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट से किस प्रकार का संदेह होने से भारत का कस्टम विभाग चीन के स्थानीय प्राधिकरणों के उसके बारे में कन्फर्म कर सकेगा। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज भारत की रक्षा रफ्तार को दुनिया को नमस्कार। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण से भारतीय रक्षा प्रणाली को ऐसी रफ्तार प्रदान की है जिसकी बराबरी दुनिया के महज 3 देश कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन के बाद अपने दम पर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करके भारत ने आधुनिक रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। क्या है HSTDV? और ये हमारी प्रधानमंत्री की मेहनत और लगन और दूरदृष्टि है जो हम अपने देश को अब आत्मनिर्भर बना के ही छोड़ेंगे। और आइए हम लोग शपथ लें, ये केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश को अब हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाएं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ लॉन्ग रेंज व हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 6 गुना ज़्यादा है, यानी ये दुनिया के किसी भी कोने में स्थित दुनिया के ठिकाने को महज कुछ ही देर में निशाना बना सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि दुश्मन को इसे इंटरसेप्ट करने और कार्रवाई पर मौका ही नहीं मिलता। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को उन्नत तकनीक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 की तैयारी में मदद मिलेगी। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है। क्यों है खास? सामान्य मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी तकनीक पर आधारित होती है, यानी उसके रास्ते को आसानी से ट्रैक करने के साथ साथ काउंटर अटैक की तैयारी की जा सकती है। इसके विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के रास्ते का पता लगाना नामुमकिन है। फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे इन मिसाइलों का पता लगाया जा सके। हालांकि कई देश एनर्जी वेपन्स, पार्टिकल बीम्स और नॉन काइनेटिक वेपन्स के जरिए इसका पता लगाने और नष्ट करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तप की महिमा। तपस्या मनुष्य से लेकर देव और दानवों तक को बल प्रदान करती है, फिर इसी बल के बूते हुए सृजन और विध्वंस का खेल खेलते हैं। तपस्या का महत्व सिर्फ धर्म और अध्यात्म तक नहीं रहता, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी महत्व है।
जिसका अवसर अगर तपस्वी लोग करते रहते हैं। जब मनुष्य तप के माध्यम से साधना में लीन होता है तो उसके अलौकिक लाभ मिलता है। यह स्पष्ट रूप से इस लाभ को महसूस करता है। इतना ही नहीं, एक इंसान तपस्या और साधना के जरिए अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकता है। तप के बल के सहारे हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। ईर्ष्या, लोभ और मोह जैसी कमजोरियों से छुटकारा पा सकते हैं और बेकाबू माने जाने वाले अपने मन को काबू में रख सकते हैं। तप के सहारे मनुष्य आंतरिक प्रसन्नता और आनंद प्राप्त कर सकता है, जो उसे दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता। प्रत्येक धर्म के ग्रंथ और पुस्तक इसकी पुष्टि करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में तपस्या की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। तप को अलौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त करने का साधन बताया गया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, तप के बल से ही विधाता प्रपंच रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु पूरी दुनिया का पालन पोषण करते हैं और तप के बल से ही भगवान शंकर संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग धरती का भार वहन किए हुए हैं। हम यह कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि का आधार ही तप बल है। इस तप बल का लाभ कोई मनुष्य उठा सकता है, किसी भी जाति और धर्म में भेद नहीं करता। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे तप की महिमा को समझें और इसका लाभ उठाएं। एलएसी पर 45 साल बाद चली गोली। बौखलाए चीन ने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग और अतिक्रमण की कोशिश का आरोप मढ़ा। चीनी सैनिकों ने दक्षिण पैंगोंग झील के किनारे फिर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने रोका तो चलाई गोली। भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग। घटना को लेकर भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं। इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव और गहराने की आशंका। चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में पिछले माह भी घुसपैठ की कोशिश की। 1975 में चली थी गोली। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछली बार 1975 में गोलियां चली थी। उस समय अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ था, जिसमें कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए। 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सहमति बनी कि दोनों देश चीन सीमा पर किसी भी हाल में फायरिंग नहीं करेंगे। इसी समझौते के तहत 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बावजूद गोली नहीं चली थी। दोस्तों सुनिए, बार बार सुनिए, सबको सुनाइए। सुनाने से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। क्षेत्रीय परिषदें, इस फैक्ट को मैंने लक्ष्मीकांत की प्रसिद्ध पुस्तक से लिया है, भारत की राज व्यवस्था। क्षेत्रीय परिषदें सर्वाधिक निकाय हैं। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया। उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें सम्मिलित है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र एवं संचार के साधन, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्र सरकार का गृह मंत्री, केंद्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के प्रत्येक राज्य में 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद से सलाहकार के रूप में संबंधित होते हैं।